सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, इसको हम उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी इसे हम कहते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्स में लगभग इससे कई सारी क्वेश्चंस तो मिलती ही हैं, बट अगर हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना हो इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इसके फंक्शन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करता है, बीइंग एन इंडियन हमें इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, राइट। तो चलिए हम एक बार कुछ चीज़ों को मैं यहाँ दिखाया था, फिर आगे भी आपको दिखाता हूँ, राइट। देखिए जो अपना कोर्ट है ना, भारत में जो न्यायपालिका है उसमें सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊंचा कोर्ट ये होता है। दूसरे नंबर पे होता है उच्च न्यायालय, यानी कि इसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट, राइट। अब ये हर राज्य में है लगभग, लेकिन हर राज्य में नहीं है। कभी कहीं कई जगहों पे क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कोर्ट है, राइट। तो पूरे इंडिया में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं इनकी संख्या कितनी है, 25 है। फिर इसके बाद लगभग हर जिला में कोर्ट होती है और जिला के बाद या कुछ गांव लेवल तक भी होती है। तो ये छोटे लेवल की जो कोर्ट्स होती है इनके बारे में हम अभी अलग वीडियो में जानेंगे, पर इसमें जो हमें मेन फोकस करना है वो हमें जानना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में, राइट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा कोर्ट है हमारे देश में। तो देखिए 1 नंबर पे आपने जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट, 2 नंबर पे आपने जान लिया कि हाई कोर्ट, 3rd नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 4th नंबर पे जो ग्राम पंचायत वगैरह के जो कोर्ट बनती है उसके बारे में चीज़ें होती हैं, राइट। ये कुछ कोर्ट के अंदर की फ़ोटो जिस तरह से हो सकती है इस तरह से होती हैं, राइट। ये भी एक कोर्ट के अंदर का ही सीन है, एक किसी अफ्रीकन कंट्री का है, अपने इंडिया का नहीं है फ़ोटो ये, राइट। और ये दिल्ली के विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका कोर्ट है फ़ोटो। और यहाँ पे भी कुछ इडिटेड फ़ोटो है। मतलब कोर्ट के अंदर के जो सीन है ना लगभग इस तरह से होती है, अंदर कोर्ट के अंदर की जो सीन होती है, राइट। और ये अपना सुप्रीम कोर्ट जो कि आप जानते ही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 124 से 147 के बीच में हमारे संविधान में रखा गया है। संविधान के भाग 5 में है और हम भाग 5 ये भी कर रहे हैं। अब तक हमने 10 वीडियो कर लिए हैं इसके, और एक 11वां नंबर का अपना वीडियो है जो संविधान से रिलेटेड है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन के बारे में है 124 से 147 तक। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ी कोर्ट है अपने देश में और इस संविधान का रक्षक है, मौलिक अधिकार का रक्षक है। तो ये सब जो प्रावधान है हमने सुप्रीम कोर्ट का शक्ति के बारे में, ये सब हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, अमेरिका से लिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। देखिए भारत में तो बहुत पुराने समय में अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं कहीं पे कोई पुजारी, कोई मौलवी या फिर कोई व्यापारी, जो लोग थोड़े समझदार थे वही पंच का काम करते थे। गांव में जो थोड़े ज़मींदार या कोई और लोग होते थे वही पंच के रूप में काम करते थे, मतलब कि बोल सकते हैं कि न्यायाधीश के रूप में काम कर देते थे। बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ, उससे पहले राजा महाराजा जो होते थे वो फैसला करते थे। लेकिन 1861 में जब ब्रिटिश इंडिया था, मतलब इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय हाई कोर्ट एक्ट लाया गया और उस समय 3 हाई कोर्ट बनाने की बात की गई भारत में। कब? 1861 में कानून में। और फिर 1862 में भारत में 3 कोर्ट बना दिए गए। एक कोलकाता में, दूसरा उस समय कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, दूसरा बम्बई में और तीसरा मद्रास में, ठीक है। जो आज मद्रास है, मतलब कि आज अपना देखेंगे तमिलनाडु और चेन्नई वगैरह का जो इलाका है, मतलब ये, राइट। फिर इसके बाद क्या किया गया कि आर्टिकल के थ्रू इसके बारे में बताया गया है। पहले क्या था ना कि 1935 में ही कोर्ट के बारे में मेन शक्ति के बारे में था। कब था? 1935 में इसको मेन शक्ति दी गई थी। बट पहले था कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कीजिए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, और भारत का जो मेन कोर्ट था ना, उसके बाद एक फेडरल कोर्ट था यहाँ पे लंदन में, उसके खिलाफ फैसला कर सकते थे। बट यहाँ पे अभी नहीं है। हमारे देश में अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला कर दिया तो सबको मानना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के दौरान क्या था कि एक फेडरल कोर्ट होता था, वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, चुनौती दे सकते थे। मतलब होता है ना कि सबसे पहले छोटे कोर्ट में जाएंगे, माने कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला हुआ, यहाँ से आप जीत गए, फिर आगे गए, आपने किस पर नहीं हमें इससे सेटिस्फाई नहीं है, आप हाई कोर्ट चले गए, किसी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, यहाँ से भी संतुष्टि नहीं हुई, तो अब आपको कुछ नहीं हो सकता, ये लास्ट कोर्ट है। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया थी तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप जा सकते थे लंदन में, वो एक फेडरल कोर्ट था लंदन में, वहाँ पे जा सकते थे। इस तरह से पहले फंक्शन बना हुआ था, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो जजों की संख्या है वर्तमान में, अभी में 2019 में कर दिया गया था कि 34 कर दिया गया था। जजों की संख्या कितनी कर दी गई? 34, यानी कि 33 जो है सहायक जज होते हैं और एक मुख्य जज होते हैं। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको अच्छे से।
यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि शुरुआत में तो खैर 8 ही थे, ठीक है। जब मूल संविधान बना था ना, तो इसमें जगह कितनी 8 थी, एक 7 जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन 1956 में क्या कर दिया गया, 11 कर दिया गया। 1960 में 14 कर दिया गया। 1978 में 18 कर दिया गया। 1986 में 26 कर दिया गया। 2008 में 31 कर दिया गया। और 2019 में जजों की संख्या बढ़ा के 34 कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है इस तरह से बढ़ा के कर दिया गया है। तो अब हम मेन चीज़ें आर्टिकल वाइज देख लेते हैं। आर्टिकल 124 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हमें गठन करना है, राइट। और बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है संसद तय करेगी, जो है संसद तय करती है। संसद कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के, तो ये बताया गया है। आगे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है संसद तय करेगी। इस तरीके से हाई कोर्ट की जजों की संख्या कितनी होगी ये राष्ट्रपति जी तय करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, किसी हाई कोर्ट की संख्या बात करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सलाह कौन देता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि जिस हाई कोर्ट से जज आएंगे ना उस जगह के जज होते हैं, राइट। जिस भी हाई कोर्ट से एक जज आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो चीफ जज होते हैं ना वहाँ के, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे भी सलाह ली जाती है। और इन दोनों के सलाह पे ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। और जो जज होते हैं ना, इनको भर्ती करने के लिए, इनको नियुक्ति करने के लिए एक कोलिजियम है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कोलिजियम के द्वारा। एक कोलिजियम क्या होती है, जो सुप्रीम कोर्ट में आपको इस समय पता है कि एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 33 अन्य जज हो गए, टोटल कितने हो गए, 34 जज हो गए। तो ये जो जज होते हैं ना, इनमें से 5 सबसे सीनियर जज, 5 सबसे सीनियर का मतलब है उम्र के हिसाब से नहीं, जो सबसे ज़्यादा दिन से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, तो 5 सबसे जो सीनियर जज होते हैं ना, उनकी एक बैच होती है, ठीक है, उनकी एक टीम होती है। मतलब उस टीम ही को क्या बोलते हैं, कोलिजियम बोलते हैं। और वही फैसला करते हैं, वही मतलब सबसे मतलब कि सलाह देते हैं कि हाँ इसी व्यक्ति को अगला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा उनको। तो इसी के आधार पे की जाती है, राइट। तो इसी के बारे में बताया गया। अगर किसी भी जज को अपना पद छोड़ना है तो क्या कर सकते हैं, वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, मतलब रिजाइन दे सकते हैं सीधा राष्ट्रपति जी को, राइट। अगर प्रमोशन वगैरह भी करना है ना, तब प्रमोशन भी कौन देता है, कोलिजियम ही देता है। कोलिजियम के हिसाब पे ही प्रमोशन होता है और राष्ट्रपति के सलाह देती है कोलिजियम, भाई राष्ट्रपति उसके हिसाब से उसका प्रमोशन देते हैं। तो प्रमोशन कौन देता है, कोलिजियम ही देता है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ भी प्रमोशन देना है तो, राइट। और किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना है अगर, तो ये काम कैसे किया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग होता है ना, इम्पीचमेंट जैसे राष्ट्रपति जी का चलता है, सेम उसी प्रक्रिया को अपना के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजेआई होंगे, उनको भी उसी प्रक्रिया से उनको पद से हटाया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 कहता है कि जजों का वेतन किस तरह से दिया जाएगा। तो देखिए, जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है, भारत के कंसोलिडेटेड फंड से। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या जो है एक ही है, मतलब एक ही होती है। तो 2,80,000 इनकी सैलरी होती है महीने की, 2,80,000। बाकी सब चीज़ें सुविधाएं अलग है, रहना खाना और बाकी सब घर वगैरह गाड़ी, मतलब मेन जो उनको मेन सैलरी दी जाती है 2,80,000 महीने की दी जाती है। और साथ ही साथ जो इनका वेतन होते हैं, बाकी जो 33 जज होते हैं उन लोगों का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये महीने की। तो ये इनकी सैलरी होती है। अगला है आर्टिकल 126। इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, अगर ये अपने पद पे नहीं है, कहीं छुट्टी पे गए हैं, इनके बच्चे की शादी है या फिर कुछ भी है, कोई अपना इनका फैमिली फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये बीमार है, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का जो एक मुख्य न्यायाधीश तो होना चाहिए। उस काम को कौन संभालेगा, तो उसके लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस। तो इसको कैसे लिया जाएगा, इसके लिए भी कोलिजियम ही सलाह देगा। कोलिजियम के सलाह पे राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में और 33 जज होंगे ना, तो इस 33 में से किसी एक को राष्ट्रपति क्या करेंगे कि चीफ जस्टिस बना देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जैसे ही जो मेन है वो आएंगे अपने पद पे हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 126 में कि कोलोजियम की सलाह पे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस बना सकते हैं अगर चीफ जस्टिस अपने पद पे नहीं है तो। अगला है आर्टिकल 127। इसमें बताया गया है तदर्थ जज के बारे में, यानी कि एडब जज। ये क्या होते हैं? एडब जज का मतलब है कि मानिए कि सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे केस पेंडिंग है कुछ, या फिर जो 33 जज हैं उसमें से कुछ एक छुट्टी पे चले गए हैं। उस हालात में क्या होगा कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी जज को बुलाया जाएगा, हाई कोर्ट से किसी सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी जज को बुलाया जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए बुलाया जाएगा, कुछ समय के लिए, तो उसी को तदर्थ जज बोलते हैं। लेकिन ये बुलाया कैसे जाएगा? ये कौन सलाह कौन देगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट से बुलाया जाए, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, राइट, गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, जो भी हाई कोर्ट होगी उस हाई कोर्ट से बुलाया जाएगा। तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह ली जाएगी और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह ली जाएगी। इन दोनों के सलाह पे ही राष्ट्रपति किसी भी एक जज को, 1 को 2 को 5 को, जितने की भी ज़रूरत होगी उतने को बुला लेंगे। कुछ समय के लिए वो आएंगे, लेकिन जितने समय के लिए आके यहाँ पे काम करेंगे सैलरी उनको इसी के हिसाब से मिलेगी। सैलरी कैसे मिलेगी? इसी के हिसाब से मिलेगी। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट की सैलरी कितनी होती है? मतलब सिर्फ जजों की 2.25 लाख रुपये, है ना, 2.25 लाख रुपये होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे नॉर्मल जज के रूप में काम करेंगे तो सैलरी 2.5 लाख रुपये हो जाएगी। बात में सैलरी की नहीं है, पावर बहुत ज़्यादा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज होने पे। लेकिन जैसे ही पुराने जज वापस आएंगे फिर इनको वापस भेज दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं तदर्थ जज, यानी कि एडब जज। आर्टिकल 27 में यही बताया गया है 127 में। अगला है आर्टिकल 128, 128। इसमें बताया गया है कि अगर तदर्थ जज नहीं है तो जो जज रिटायर्ड हो गए हैं, मतलब कि सेवा नियुक्त हो गए हैं, सेवा खत्म हो गई है उनकी, राइट, सेवा मुक्त होने के बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो ये आर्टिकल 128 में बताया गया है, राइट। इसके बाद बताया गया है आर्टिकल 129। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब है कि एक नज़ीर न्यायालय है, नज़ीर है एक, मानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस पे कोई एक फैसला देता है ना, तो एक फैसला सिर्फ फैसला नहीं होता है, वो फैसला एग्जाम्पल बन जाता है, नज़ीर बन जाता है, ठीक है। यानी कि उसी फैसले के हिसाब से कोई अगला भी वैसा ही केस आएगा तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को वैसा ही फैसला देना होगा जैसे उसने पिछले केस में फैसला दिया था। तो इसीलिए बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला एक कानून बन जाता है, यही बताया गया आर्टिकल 129 में, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला है आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है, जगह है, उसके बारे में बातें बताई गई है इसमें। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है कि जो मुख्य भवन है ये कहाँ पे इस समय न्यू दिल्ली में है ना, इस समय न्यू दिल्ली में है ये। लेकिन इसका स्थान अगर चाहें भारत के मुख्य न्यायाधीश तो बदलवा सकते हैं राष्ट्रपति जी से बोल के, राइट। लेकिन ये जो एडवाइस है उनको कैसा देना पड़ेगा? सलाह लिखित में देना होगा। फिर राष्ट्रपति चाहें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जैसे कि मुख्य भवन कहाँ पे है, ये दिल्ली में है इस समय, लेकिन उस समय से दिल्ली में नहीं रह के उसको चाहे तो कहीं और कर सकते हैं, या फिर इसका कोई एक ब्रांच खोल सकते हैं, इसका कुछ ब्रांच खोल सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 130 में, राइट। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ब्रांच नहीं है, हालांकि जो जजों की टीम है 1-2 जगह पे गई है, वहाँ पे फैसला सुनाने के लिए। एक बार कश्मीर में गई है, एक बार साउथ इंडिया के साइड में भी गई है, बट जनरली कोई इसका ब्रांच नहीं बना है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसका ब्रांच जरूर बना सकती है, ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये है आर्टिकल 130। अगला है आर्टिकल 131। इसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल जो राइट है उसके बारे में, प्राथमिक अधिकार के बारे में। ये क्या है? मान लीजिए कि 2 राज्यों के बीच में कोई अगर दिक्कत चल रही है, केस चल रही है, कोई मतभेद चल रहा है, तो 2 राज्यों का जो केस है ना वो सीधा सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं चलेगा। 2 राज्यों का जो केस है कहा जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट में। या फिर एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ कोई राज्य सरकार है, तो ये केस भी कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। या फिर केंद्र सरकार है और कुछ राज्य है उसके फेवर में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि उसके अगेंस्ट हैं, दोनों के अगेंस्ट है, इन राज्यों के अगेंस्ट भी है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट भी है, तो ये केस भी कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। और कोई डाउट होता है वीडियो को पीछे करना, दोबारा सुनना, डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सब इसमें होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का में भी कोई अगर धांधली या गड़बड़ी होती है तो सीधा सीधा वो अपने पास ही केस लेके सुनवाई करता है। इसके बारे में आर्टिकल 71 में हमने पढ़ लिया था जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल 71 में इस तरीके से है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। तो ये सब तो हमने कर ही लिया है, लेकिन फिर भी ये बात आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का में ये भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी होती है या उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सीधा केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसका आर्टिकल कौन सा है, 71। ठीक है। अगला है आर्टिकल 132। इसमें बताया गया है कि अपील किस तरीके से किया जाएगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाता है, जिला न्यायालय में, फिर उच्च न्यायालय में यानी कि इनके हाई कोर्ट में, और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। राइट। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जाएगा ही जाए, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर फिर यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला गया, नॉर्मल सा केस है, फैसला यहाँ पे हो गया, लोग यहीं रुक जाते हैं 90%। ठीक है, 90 का 95%। थोड़े बहुत लोग हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं और उससे भी ना के बराबर कम लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसों के फैसला यहीं तक हो जाता है। आगे तो अपील कुछ मैक्सिमम सुनी ही नहीं जाती है अपील, क्योंकि केस का फैसला जो होती है पहले से ही ज़्यादातर सही हो गया होता है। तो राइट। अगला है आर्टिकल 133। इसमें बताया गया है सिविल न्यायालय के बारे में। सिविल न्यायालय क्या होती है, जो दीवानी कोर्ट होती है उसके बारे में। जैसे कोई पैसा का कोई केस है, संपत्ति से रिलेटेड कोई केस है ना, तो ये सब जनरली किस में आती है, सिविल केस आती है, मतलब कि दीवानी केस होती है। लेकिन आर्टिकल 134 में बताया गया है सेशन कोर्ट के बारे में, यानी कि फौजदारी कोर्ट के बारे में, जैसे मारपीट, हत्या, लूट, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं सब किसके पार्ट है, ये सेशन कोर्ट के हैं। तो इसी के बारे में डेफिनेशन दिया गया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको लेकर। अगला है आर्टिकल 135 फेडरल कोर्ट को लेकर। इसका मतलब ये है कि किसी भी न्यायालय के खिलाफ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुन सकता है। भारत में बहुत तरह के न्यायालय हैं, ये सिर्फ 4 नहीं है, एनजीटी भी है, ठीक है, अलग अलग जो फैमिली कोर्ट्स हैं या फिर सेना का कोर्ट है, बहुत तरह के कोर्ट है। ठीक है, इन सारे कोर्टों के खिलाफ में जो भी फैसला आता है ना इन सब कोर्ट में, इन सब के खिलाफ अपील सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, कि किसी के भाई सब इसके अंडर में है। इंडिया में जितने भी न्यायालय हैं इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 135 में। राइट। आगे देखते हैं 136। इसमें बताया गया है कि जिस मामले पे कोई कानून नहीं है ना उस विषय पे भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है अपने हिसाब से। इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 136 में। मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो गया कि इंडिया में कोई एक एलियन आ गया किसी और ग्रह से और आकर उसने कुछ काम गलत कर दिया, तो उसको भी क्या सज़ा सुनाना है, कैसा करना है, हमारे संविधान में तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में आर्टिकल जरूर बना हुआ है कि जिस पे कोई कानून नहीं जिस विषय पे, उस विषय पे भी उसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है, दिया गया है आर्टिकल 136 में। राइट। अगला है आर्टिकल 137 जिसमें है रिव्यू को लेकर, पुनरावलोकन। ये भी प्रक्रिया हमने यूएसए से लिया है, यानी इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस पे एक फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे दोबारा से कोई रिव्यू डाल देता है, मतलब कि पुनरावलोकन के लिए डाल देता है कि उस पर दोबारा कुछ विचार करे। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रहेगा हाँ मैंने जो बोला है वो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने फैसले को बदल भी सकता है। तो ये आर्टिकल 137 में है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद के फैसले को ही बदल सकता है। राइट। तो इसके बारे में इसमें प्रावधान है पुनरावलोकन को लेकर आर्टिकल 137 में। ये हमने लिया कहाँ से, यूएसए से। एग्जाम के पार्ट में इतना आपके लिए इनफ है। राइट। देखिए एक और होता है आर्टिकल 13, वो आपको ध्यान रखना है। हमने कब पढ़ा था, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट्स था। तो उसी में हमने पढ़ा था आर्टिकल 13 में कि कोई भी कानून ऐसा जो संविधान बनने के पहले हो या संविधान के बाद कभी भी नहीं बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, हनन करता हो, जिसको रीजस्टिफिकेशन करेगा, समीक्षा करेगा कोर्ट। राइट। तो ये सब अलग होते हैं कि संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून पे अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं ये कानून सही नहीं है, इससे दिक्कत होती है या फिर मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग है। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट वो सब एक अलग चीज़ है, और अगर खुद के फैसले को रिव्यू करना ये आर्टिकल 137 में कम्प्लीटली अलग है। दोनों को केस आपको नहीं समझना है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने सीरीज में वीडियो देखा है, यहाँ तक किया है, तो आपको ज़रूर आइडिया लग गया होगा। तो अगर संसद ने, जैसे लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, ठीक है, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर इस कानून को ना कोर्ट एक बार समीक्षा कर सकता है, इसको देख सकता है कि ये कहीं मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको तो नहीं तोड़ रहा है। ऐसा कुछ भी फील हुआ तो उसको कोर्ट क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा। अभी हाल फिलहाल में 2018-19 में कोर्ट ने ख़त्म भी किया था, जिसमें कि सरकार ने कोशिश किया था कि जजों को नियुक्ति की जो प्रक्रिया है
कोलोजियम को इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसको कोर्ट ने हालांकि ख़त्म कर ही दिया था। तो हालांकि इस तरह से हुआ था, लेकिन समीक्षा जो है सरकार के हर कानून की समीक्षा जो है कोर्ट करता है आर्टिकल 13 के अनुसार, ठीक है। और उसको लगता है गलत है तो उसे ख़त्म कर देगा, वो संसद ने कानून बनाया हो तो भी। तो समीक्षा करने के लिए ना मिनिमम 5 जजों की टीम बैठती है। जो जजों की एक बैच होती है ना, वो 5 लोगों की होती है मिनिमम, और अधिकतम जो है इन्फिनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 32, कितने भी, मैक्सिमम ही 34 जज होते हैं, 34 के 34 से बैठ सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें वोटिंग होती है जजों में, जो ज़रा फेवर में होते हैं उसे फैसले को मान लिया जाता है। केशवानंद भारती का एक केस था जिसमें सबसे ज़्यादा जज बैठे थे अब तक के, 13 लोग जजों की एक बैच बैठी थी उसमें। तो ये अब तक का सबसे बड़ा है कि 13 लोगों की बैच बैठी थी, राइट। और गोलकनाथ केस में भी 8 लोग बैठे हुए थे, और जनरली 5 जो है बैठते ही हैं। ट्रिपल तलाक का भी मामला खत्म हुआ था, तो ट्रिपल तलाक पर भी 5 जजों की ही टीम बैठी थी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में सरकार वृद्धि कर सकती है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकती है। संसद उसको वृद्धि कर सकती है, उसके अधिकार को बढ़ा सकती है, लेकिन उसके अधिकार को कम नहीं कर सकती। अगला है आर्टिकल 139। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरीके से रीट जारी कर सकता है। इस रीट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी मौलिक अधिकार वाले वीडियोज़ में पढ़ लिया था कि किस किस तरीके से रीट जारी होता है, राइट। तो ये सब अगर आपने नहीं किया तो मौलिक अधिकार वाले वीडियो में कर सकते हैं। तो इससे रीट जारी करता है अलग अलग तरीके से कोर्ट। और आर्टिकल 32 के थ्रू भी फंडामेंटल मामले में रीट जारी करता है, जो रीट 5 तरह से जारी होती है, राइट। तो उसके बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बस रीट की शक्ति है इसमें, किस किस तरीके से रीट जारी करेगा कोर्ट। अगला है आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 से बताया गया है कि जिस पे संविधान पे कोई कानून नहीं है उस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला तो सुना सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो करेगा। लेकिन अगर संसद चाहती है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा मतलब फैसला ना दे, कुछ ऐसा ना करे उस मामले पे, तो रोकने के लिए संसद को उस विषय पे कानून बनाना पड़ेगा। अगर संसद उस विषय पे कानून बना देगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं सुनाएगा, उस कानून के हिसाब से सुनाएगा। तो कोई भी ऐसा विषय जिस पे कानून नहीं है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन अगर संसद को रोकना है कि उससे फैसला ना सुनाए कोर्ट, तो उसके लिए एक अलग से कानून बनाना पड़ेगा कोर्ट को। इसके लिए यही बताया गया उस वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 140 में। आर्टिकल 141 में है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर न्यायालय को मानना होगा, यानी कि इसका जो फैसला है वो हर न्यायालय को मानना होगा, ये 141 में बताया गया है। और 142 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया अपनी तरफ से तो वो परिवर्तनीय है, इन्फोर्समेंट है, मतलब उसको मानना ही होगा, कंपल्सरी है, मजबूरी है कि आपको मानना पड़ेगा। उसके फैसले को मना नहीं किया सकता, ना तो सरकार मना कर सकती है, ना ही कोई देश की सेना, ना कोई, राइट। उसके फैसले को मानना ही होगा। अगला है आर्टिकल 143 कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी कि वो सलाह दे या न दे, सब कुछ किसका है, ये सब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति माने या ना माने, राष्ट्रपति की मर्जी, राइट। तो ये बड़ा अजीब सा है। तो ये एक है, हालांकि राष्ट्रपति वाले वीडियो में हमने इसको जान लिया था, इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से। आगे देखिए कि जब से पहले क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे ध्यान से। ये सब चीज़ें यहाँ पे ये है कि प्राइवेसी किस तरह से होता है, वेतन कैसे होगी, नियुक्ति कैसे होगा, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सब के बारे में कोर्ट अपना खुद करता है। कोई भी इसमें टांग नहीं आता, कोर्ट का सिर्फ अपना काम होता है। वेतन किसको देना है, नियुक्ति किसकी करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे, प्रमोशन कैसे देना है, ट्रांसफर कैसे करना है, ये सब कोर्ट अपना खुद देखता है। कोर्ट अपना मतलब किसी भी तरीके से सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, हल्का फुल्का कुछ हो सकता है, पर जनरली आज भी न्यायपालिका हमारे भारत में स्वतंत्र है काफ़ी हद तक, राइट। अब यहाँ पे समझिए, आपको पता है कि सबसे छोटा कोर्ट क्या है अगर देखा जाए तो, हालांकि ग्राम पंचायत को छोड़ दिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो है हाई कोर्ट है, और उससे बड़ा है, सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट है, राइट। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ए और बी, 2 लोग हैं। तो ए अगर जीत गया ना, ए अगर जीत गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसको क्या करना चाहिए कि हाई कोर्ट में कैवेट लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, कैवेट लगा देना चाहिए। अगर कैवेट नहीं लगाएगा ना, तो अगर बीच हारने के बाद अगर चला गया और अपील कर दिया, अगर अपील कर दिया ए ने कैवेट नहीं लगाया है, तो बी को जीत दे दिया जाएगा, बी को जीत मान दिया जाएगा, क्योंकि ये तो वहाँ पे आए हैं नहीं, कैवेट लगाया ही नहीं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जीत जाता है तो उसको हाई कोर्ट में कैवेट लगा देना चाहिए। 3000 रुपया उसमें लगता है जनरली अभी। और जैसे ही वो बी जाके अपील करेगा हाई कोर्ट में, ए को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो जाके केस लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे फैसला हुआ हाई कोर्ट में
और यहाँ पे भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कौन जीत गया, बी जीत गया, तो फिर ए को क्या करना चाहिए, कैवेट लगा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में कैवेट लगा देना चाहिए। अगर बी को जीतते ही लगा देना चाहिए कैवेट, क्योंकि ये अगर चला गया यहाँ पे अपील कर दिया और यहाँ पे बी नहीं आया तो फिर जीत कौन जाएगा, ए केस जीत जाएगा, क्योंकि बी वहाँ पे आया ही नहीं अपने केस के बारे में कुछ बात करने ऐसे ऐसे करने। तो यही होता है कैवेट। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, दो लोग हैं, दोनों के बीच में मतभेद है, कोई केस चल रहा है ए और बी के बीच में। मान लीजिए कि इस केस को ए जीत जाता है, ए जीत जाता है, बी हार गया, तो बी जा सकता है ना हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारने के बाद में। तो अगर हाई कोर्ट में वो जाता है तो वो हाई कोर्ट में तो जाके अपील कर देगा कि मैं उस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, आपको इस फैसले से चुनिए, लगता है कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हुआ है। अगर बी चला गया और ए नहीं गया है, ये तो बस मैं जीत गया हूँ, जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बी को यहाँ जीत दे जाएगा कि ये ने यहाँ पे जाकर कैवेट नहीं लगाया। इसलिए जीतने वालों को क्या करना चाहिए, कैवेट लगा देना चाहिए जाके हाई कोर्ट में, जिस राज्य में भी जीतता है वो हाई कोर्ट में, वहाँ का उस राज्य का जो भी कोर्ट होगा, तो वहाँ पे कैवेट लगाने पर 3,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर बी नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगर चला गया यहाँ पे तो उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ना, सूचित कर दिया जाएगा कि हाँ जी वहाँ पे आपके खिलाफ जो है ऐसे ऐसे हुआ है, डाला गया है केस अपील, तो आपको वहाँ पे केस लड़ना है, इस तरह से देखना है। और फिर यहाँ पे जो हाई कोर्ट में जीतेगा ना, जीतते ही उसको भी क्या करना चाहिए, कैवेट लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो हारने वाला है अगर वहाँ पे कुछ अगर के अपील करता है तो उसको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। ये क्या होता है, जनहित याचिका होती है। तो जनहित याचिका जो है ना, इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, USA में हुई थी, राइट। मतलब कि कोई ऐसा मामला जो कि सबके हित की मामला है, वो किसकी मामला है, सबके हित का मामला है ये। जैसे मान लीजिए कि सड़क है, सड़क किनारे कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब लोग को सड़क से आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। जनरली क्या होता है मैं बताता हूँ, गांव में मान लीजिए एक सड़क है, ये पक्की सड़क तो होती नहीं है पर जनरली सड़क होती है ऐसे, यहाँ पे कोई गाय लगा देगा, भैंस बांध देगा, यहाँ पे आधे ऐसे पकड़ लिया, एक भैंस यहाँ बांधेगा, आधे ऐसे पकड़ दिया, लो अब जाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे करके आराम आराम से सबने ऐसे बांध दिया है, ज़्यादातर लोगों ने, किसी किसी को छोड़ के। अब मैं देखा कि इसमें तो सब परेशान हो रहे हैं, तो इसके बदले में अगर मैं चाहूँ तो PIL डाल सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी जाके, या हाई कोर्ट में भी करके डाल सकता हूँ, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जब PIL हम डालेंगे ना तो ये जनहित याचिका होनी चाहिए, लेकिन अगर जनहित याचिका नहीं है ना तो इस समय 1 लाख रुपये जमा किया था सिक्योरिटी मनी, कि अगर आपने जो केस डाला है अगर वो जनहित नहीं है तो क्या किया जाएगा, वो 1 लाख रुपये आपका वापस नहीं किया जाएगा, सिक्योरिटी मनी जो 1 लाख रुपये आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर वो जनहित का मामला है तो उस पर कोर्ट जो है सुनवाई कर देती है, राइट। तो भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत किया था PN भागवती ने, और यही है इसके बारे में कि सबसे पहले इसकी सुनवाई कब हुई थी, इंडिया में 1984 के आसपास में। अगला है कि थोड़ा सा कुछ और बातें रह गई है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, उसके ऊपर कुछ ऐसा ना हो, और वो कम से कम 5 वर्षों से क्या किया हो कि उच्च न्यायालय, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में, एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या हो, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या फिर वो 10 सालों से क्या कर रहा हो, उच्च न्यायालय में एक क्या किया हो कि एक अधिवक्ता, जिसको बोल सकते हैं कि एडवोकेट, वकील, इसके रूप में काम कर रहा हो। इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का उच्च ज्ञाता, प्रतिष्ठित न्यायवादी हो, राइट। तो इस वाले आधार पर तो हालांकि अब तक किसी को नहीं लिया गया है, इन दोनों के आधार पर ही अब तक इंडिया में जनरली लिया गया है। तो क्या होना चाहिए कि या तो 5 वर्षों से एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए, एक से अधिक उच्च न्यायालय में वो जज के रूप में काम कर रहा हो, या फिर 10 सालों से वो एक वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हो, दो में से कोई एक हो तो जनरली उसको कर लेते हैं। इंडिया का नागरिक तो खैर कंपल्सरी है कि इंडिया का नागरिक होना ही चाहिए, और राष्ट्रपति की नज़रों में होना चाहिए। इनकी सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है सलाह इसमें कुछ नहीं दे सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्या बना हुआ है, कॉलेजियम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कॉलेजियम। जैसा कि मैंने बताया भी था कि कॉलेजियम जो है ये 5 सीनियर जजों की टीम होती है, यही सलाह देती है, इसी के आधार पर की जाती है। हालांकि इसको बदलने की कोशिश की गई थी 99वें संविधान संशोधन द्वारा 2014 में,
कि इसमें एक सरकार का आदमी होगा, एक आम आदमी होगा, कोर्ट के लोग होंगे, इस तरह से कुछ चीज़ें की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया, बोला कि नहीं, कोलोजियम चल रहा है, कोलोजियम ही रहेगा। इसके बारे में कोर्ट ने ऐसा कर दिया था। आगे हम न्यायाधीशों का कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कितना होगा। या तो 65 साल उनका पूरा हो जाए, जैसे उनका 65 साल उम्र पूरा होगा वो अपने पद से हट जाएंगे। ऐसा नहीं बताया गया कि 5 साल, 6 साल, 4 साल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। बस ये कहा गया है कि 65 साल का उम्र हो गया तो अपने पद से हट जाएंगे, या फिर वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे के हट सकते हैं, या फिर उनके ऊपर महाभियोग चला के हटाया जा सकता है। तो ये 3 प्रक्रिया से उनको पद से हटाया जा सकता है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना, 99% क्या, 100% नहीं बोल सकते हैं, 99% लोग जो है इसी से हटते हैं कि उनका उम्र 65 साल पूरा हो जाता है, फिर वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, या फिर किसी की मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, ऐसा बहुत केस रेयर ही होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि महाभियोग करके हटाया तो जा सकता है किसी भी जज को, लेकिन अब तक किसी भी जज को महाभियोग चला के हटाया नहीं गया है। एक बार कोशिश की गई थी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ 1991 से 1993 के बीच में होते उस समय, लेकिन वो फेल हो गया था। दूसरा अभी हाल फिलहाल में दीपक मिश्रा के खिलाफ किया गया था, ये भी 2017-18 के आसपास में, राइट, लेकिन ये भी संसद ने प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ये फेल हो गया। तो ये 2 बार कोशिश की गई है, लेकिन इसके सिवाय कभी भी कोशिश नहीं की गई है। तो अब तक एक केस ऐसा जो है चीज़ें कभी फेल नहीं हुआ है संसद में आके। तो किसी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को या किसी भी न्यायाधीश में को उसके पद से हटाया नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट में अब तक, भारत जब से बना है तब से अब तक, मतलब हमारे संविधान बनने के बाद से। इसके बाद क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह उनका वेतन जो है ना, अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया, इसके बाद भी कटौती नहीं की जाएगी। आर्टिकल 360 के द्वारा हम देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट, जो कि हमने यूएसए से भी लिया है। ये भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से ही लिया है, राइट। मतलब यूएसए से लिया है का मतलब है कि वहाँ से कॉपी किया है, उसी देश में पहले था, हमने उसके बाद लागू किया उस चीज़ को, तो कॉपी किया माना जाएगा, है ना। तो हमने उस देश से उधार लिया है। तो अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग गया, उसके बाद भी इनकी सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि अब तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आर्टिकल 143 तक तो हमने देख ही लिया था। 144 में है कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय का रखरखाव किस तरीके से होगा, इसके नियम के बारे में 145 में है। 146 में है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक का व्यय और खर्च किस किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में है। और 147 में निर्वाचन के बारे में कि निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, राइट। तो ये कोई खास बात नहीं है इसमें बताने वाला। अब एक थोड़ी सी ज़रूरी बात यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले महिला जज कब बनी। तो पहली जो महिला जज बनी उनका नाम था फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ये 1989 में शपथ ली थी। ये प्रथम महिला जज थी, ये ध्यान रखना है। हालांकि आप ध्यान रखेंगे 1937 में ही जब इंडिया गुलाम था, एक जज थे, उनका नाम था रामास्वामी अय्यर ने चांडी। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में केरल में इन्होंने क्या किया था कि शपथ लिया था, और अन्ना चंडी को 1959 में केरल हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी बनने का जो गौरव है वो प्राप्त है। ठीक है, अगला एक और बात है यहाँ पे कि अब तक भारत में 256 जज बने हैं। ठीक है, अब तक कुल 256 जजों में से जो महिला जज बनी है ना सुप्रीम कोर्ट में, उस मात्र 11 बनी है। कितनी बनी है? 11। हालांकि इस समय अभी 4 हैं और 11 जज बनी है, और अभी 33 में से जो 4 जज हैं वो महिला जज ही हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा है। तो अब तक 11 महिलाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले न्यायाधीश जो है कौन थे। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच.जे. कानिया। इसको एच.जे. का मतलब है कि हीरालाल कानिया जो थे, इनको हीरालाल ही नाम जनरली बोलते हैं, हीरालाल या हरीलाल भी बोलते हैं, राइट। तो एच.जे. कानिया थे सुप्रीम कोर्ट के पहले जज, और साथ ही साथ बाकी बीच में बहुत सारे जज बने, और अब तक कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बनी है महिला, अभी तक कोई बनी ही नहीं है इंडिया में। और यहाँ पे आपने देखा था कि दीपक मिश्रा पे महाभियोग चलाने की कोशिश की गई थी पर फेल हो गया था। रंजन गोगोई जो थे असम से थे,
और शरद अरविंद बोबड़े, इनका भी ख़त्म हो गया। और अभी जो प्रेजेंट में है ये है एन.वी. रमन। तो एन.वी. रमन जो है 24 अप्रैल 2021 में बन जाएंगे। अभी शरद अरविंद बोबड़े के ख़त्म होने के बाद, मतलब ख़त्म होने के बाद, इनके कार्यकाल ख़त्म होने के बाद, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह से होने के बाद में ये हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश भारत के, ठीक है। 24 अप्रैल 2021 से ही, अभी के 2021 चल ही रहा है, तो मतलब ये इतने दिन से है। इसके बाद शरद अरविंद बोबड़े थे मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए यहाँ पे, अब तक एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है महिला, लेकिन उम्मीद है कि 2028 में एक महिला जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी सन 2028 तक। अब तक अभी क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य जज हैं, यानी कि टोटल जज कितने हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में? 34 है। तो एक ऐसा अभी बन रहा है कि 2028 तक भारत को प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगी। तो ये अनुमान है, अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने सब कुछ बातें देख लिया है, जो कोर्ट के लेकर जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे उस सब कुछ आप यहाँ पे देख लेंगे, राइट। हाँ, एक जज थे सुप्रीम कोर्ट में, एम हिदायतुल्ला, ये कार्यकारी राष्ट्रपति भी बने थे और उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, राइट। एम हिदायतुल्ला जो है कार्यकारी राष्ट्रपति भी बन गए थे उस समय, और इसके साथ साथ ही उपराष्ट्रपति भी बने थे बाद में आगे चल के। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, सारे ही पॉइंट्स हमने जान लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय, टेक केयर।